जय हिंद दोस्तों, मैं आत्मा सिंह एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का ज्ञान एकेडमी प्रयागराज परिवार में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लोग पूरा फिर से आपके सामने प्रस्तुत हुए और मैं आपके साथ आज डिस्कशन करूंगा एक श्रृंखला के साथ, टेस्ट सीरीज के साथ, जिसमें आप देखेंगे कुछ क्वेश्चंस का कलेक्शन। और दोस्तों, मैं बिल्कुल मानता हूं कि बीच में कुछ समय तक आप वीडियो आपको नहीं मिल पाए, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। दरअसल कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, कुछ काम चल रहे थे और वो आपके सामने है। जो काम है पहले हम लोग हाथ से लिख के करते थे, अब आज पीपीटी के माध्यम से हम आप तक क्वेश्चनों को पहुंचाते हैं दोस्तों, ठीक है। और अब इससे अब कभी भी गैप नहीं होगा, कंटिन्यू रहेंगे हम दोस्तों। चलिए समय ना गवाते हुए अपने प्रिपरेशन को फिर से तेज करते हैं और आगे टारगेट कर लेते हैं। लेखपाल है, एसएससी जीडी है, बहुत सारे विभिन्न से एग्जाम आपके सामने लगे हुए हैं, बिल्कुल उनको क्रैक कर लीजिए, उनको ध्यान दे लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। परेशान नहीं होइएगा, पेट सबका हो जाएगा दोस्तों, पेट सबका क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। आप अगले स्टेप की तैयारी में बिल्कुल जी जान से लग जाइए, झोंक दीजिए अपने आप को, दिखा दीजिए कि आप में कितना दम है। चलिए देखते हैं यहाँ पर भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है कि भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था, तो इसको आप लोग देखिए, बताइए। आप लोग अपना कमेंट बॉक्स के अंदर जवाब दीजिएगा, कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोग अपना जवाब दीजिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिए, कमेंट बॉक्स के अंदर अपना जवाब दीजिए। कलकत्ता, बंबई, दिल्ली, मद्रास, बताइए कहां पर स्थापित हुआ था पहला नगर निगम दोस्तों, कमेंट बॉक्स पर जवाब दीजिए। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, क्लियरली ध्यान दे लीजिएगा, इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा डी दोस्तों। कौन सा होगा? डी होगा। मद्रास में सर्वप्रथम, मद्रास के अंदर सर्वप्रथम जो है नगर निगम की स्थापना की गई। और यह नगर निगम की स्थापना कब की गई? ये की गई आपका 1687 के अंदर। कब किया गया? 1687 के अंदर ये नगर निगम की स्थापना मद्रास में की गई। और दोस्तों, इसको जब लागू किया गया तो कब लागू किया गया? 29 सितंबर 1688 में इसको लागू किया गया मद्रास के अंदर, जिसको आज वर्तमान में आप चेन्नई के नाम से जानते हैं। यही है, यहां पर सर्वप्रथम नगर निगम मतलब नगर निगम स्थापित किया गया था दोस्तों। ध्यान से देख लीजिएगा, भारत का पहला नगर निगम कहां स्थापित हुआ? मद्रास के अंदर स्थापित हुआ। चलिए नेक्स्ट इनमें से और चीजों को देख लेते हैं, जैसे कलकत्ता नगर निगम या बंबई नगर निगम। जो कलकत्ता नगर निगम की स्थापना है दोस्तों और मुंबई नगर निगम की स्थापना है, यह 1726 के अंदर एक राजलेख के द्वारा लागू किया गया था। एक राजलेख के द्वारा यह लागू किया गया था दोस्तों, एक राजलेख के द्वारा लागू किया गया था, राजलेख के द्वारा लागू किया गया था, ठीक है। अब बात करता हूं मैं आपके साथ दिल्ली की। दिल्ली देख लीजिएगा दोस्तों, दिल्ली जो नगर निगम है, इसकी स्थापना कब की गई? तो इसको आप लोग देखिएगा, 7 अप्रैल 1958 के अंदर दिल्ली नगर निगम की स्थापना की गई दोस्तों। ध्यान से देखें, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। मद्रास नगर निगम की स्थापना कब हुई? 1687 में। लागू कब हुआ? 19 सितंबर 1688 के अंदर। आप देखिएगा, बंबई और कलकत्ता जो में नगर निगम स्थापित हुआ वो 1726 के चार्टर के तहत लागू हुआ, राजलेख के द्वारा लागू हुआ। और दिल्ली में स्वतंत्रता के पश्चात 7 अप्रैल 1958 को नगर निगम स्थापित हुआ। चलिए ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, नगर निगम की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नगर निगम की स्थापना किसके द्वारा की जाती है दोस्तों, बताइएगा। नगर निगम की स्थापना किसके द्वारा होती है? राज्यपाल, संसद, राज्य विधानसभा मंडल के अधिनियम द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा। बताइएगा दोस्तों, कौन सा आंसर क्लियर कर रहे हैं आप लोग? तुरंत क्विक जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर दोस्तों, दीजिए जवाब। देखिएगा, इसका जो आंसर होगा दोस्तों, राज्य विधानमंडल के अधिनियम के द्वारा,
किसके द्वारा? नगर निगम की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? राज्य विधानमंडल के अधिनियम के द्वारा की जाती है। चलिए आगे बात कर लेता हूं। जो संसद है, संसद के द्वारा जो नगर निगम की स्थापना होती है, संसद द्वारा जो नगर निगम की स्थापना होती है दोस्तों, तो वह केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर की जाती है। कहां पर? केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर की जाती है दोस्तों, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर इसकी की जाती है। नेक्स्ट बात आपसे करें तो देखिए, मुख्यमंत्री जी का इसमें बहुत अहम रोल होता है, राज्यपाल महोदय का भी होता है। आप लोगों को पता होगा, राज्यपाल महोदय जो होते हैं गवर्नर होते हैं, और गवर्नर होते हैं, और इसके बाद जो अध्यक्ष के रूप में होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं राज्य के, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है। वाह, क्या क्वेश्चन है, बिल्कुल छाप लो इसको, ये तो आने ही वाला है दोस्तों, ये आने वाला, क्योंकि लेखपालिका जो एग्जाम होता है, ग्रामीण जानकारियां उसमें बहुत पूछी जाती हैं, ध्यान दे लीजिएगा इसको, ठीक है। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? ध्यान दीजिए, स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? तो स्थानीय स्वशासन के जनक आपके हैं लॉर्ड रिपन साहब है। कौन है? लॉर्ड रिपन साहब है, लॉर्ड रिपन साहब हैं। इन्होंने कब किया था? तो इन्होंने किया था 1882 के अंदर स्थानीय स्वशासन की स्थापना भारत में की गई थी। लॉर्ड कर्जन को तो आप जानते हैं, ये लॉर्ड कर्जन जो है भारत के सबसे कहा जाए कि बेकार वायसरायों में काउंट किया जाता है इनको, और ये उन्होंने 1905 के अंदर बंगाल विभाजन किया था दोस्तों। क्या किया था? बंगाल विभाजन किया था, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आपके साथ लॉर्ड विलियम बेंटिंक की बात करते हैं। इन्होंने 1829 में राजा राम मोहन राय जी के साथ मिलकर, किसके साथ? राजा राम मोहन राय जी के साथ मिलकर क्या किया था? सती प्रथा उन्मूलन किया था दोस्तों, सती प्रथा उन्मूलन, सती प्रथा का क्या किया था इन्होंने? उन्मूलन किया था, उन्मूलन किया था दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, उन्मूलन किया था, सती प्रथा का उन्मूलन किया था इन्होंने, ठीक है। अब बात कर लेते हैं लॉर्ड डलहौजी के विषय। अब देखिए, लॉर्ड बेंटिंक जो थे वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, प्रथम गवर्नर जनरल थे दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा, पूछता है क्वेश्चन, ध्यान दे लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है, इसको दिमाग से जाने लीजिए, पेन कॉपी जरूर रखिए और इनको नोट करते जाइए। लॉर्ड डलहौजी जी की बात करें तो लॉर्ड डलहौजी के विषय में विश्वविख्यात है, ये हड़प नीति के लिए जाने जाते थे, हड़प नीति के लिए जाने जाते थे, ठीक है। इनके द्वारा जो पहला राज्य हड़पा गया था वो सतारा है दोस्तों। कौन सा है? सतारा है। कब हड़पा गया? 1848 के अंदर हड़पा गया था। और अंतिम राज्य जो था वो 1856 के अंदर अवध को हड़पा गया था दोस्तों। किसको? अवध को, ठीक है। तो ये लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति के लिए जाने जाते हैं। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है ना एकदम? बहुत बढ़िया, कमेंट करो, जरूर कमेंट करो दोस्तों, और अपने दोस्तों तक शेयर भी करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं बात करता हूं, स्थानीय प्रशासन को प्राप्त शक्तियां कौन सी हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए बताइएगा दोस्तों, स्थानीय प्रशासन को प्राप्त शक्तियां कौन सी हैं? संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियां, मौलिक शक्तियां, राज्यों द्वारा प्रदत्त शक्तियां, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, जो संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियां हैं वो किसको मिली हुई हैं? ये मिली हैं स्थानीय प्रशासन को। आप लोगों को दोस्तों संज्ञान होगा, ज्ञात होगा कि 73वें संविधान संशोधन के तहत, संविधान संशोधन के तहत जो 73वां संविधान संशोधन हुआ 1992 के अंदर, इसके तहत इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था पंचायती राज विभाग को, या पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। प्रश्न उठता है, संवैधानिक दर्जा किस समिति के सिफारिश से दिया गया था? तो सिंघवी समिति के सिफारिश से दिया गया था दोस्तों। किसके? सिंघवी समिति के सिफारिश से दिया गया था, ठीक है।
और तो जो स्थानीय प्रशासन को प्राप्त शक्तियां किसके द्वारा प्राप्त है? संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियां हैं। इसके बाद आप जानते हैं 74वां संविधान संशोधन है जो कि नगर निकाय के लिए है। किसके लिए है? नगर निकाय के लिए है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसकी आर्टिकल्स की बात करें तो जैसे पंचायती राज की बात करता हूं तो आपको पता है 243 से लेके 243 अड़ा तक की जो व्यवस्था है वो इसके अंदर दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक, क्लियर, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू की गई? वाह, क्या क्वेश्चन है दोस्तों, छाप लो, इसको भी छाप लो, एकदम से इसको बिल्कुल छाप लीजिए। तो जो भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई, इसकी बात की जा रही है, तो सब पंजाब, राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों ये सब कोई इसको जानता है। ये कहां पर लागू किया गया था? राजस्थान के अंदर। कब लागू किया गया? 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में लागू किया गया था। नागौर में किसके द्वारा? उस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लागू किया गया था। जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लागू किया गया था, ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं, जो पंचायती राज व्यवस्था है लागू तो यहां पे की गई, लेकिन इसको जो संवैधानिकता मिली वो 73वें संविधान संशोधन के तहत मिले। 73वें और 74वें संविधान संशोधन जो कि 1992 और 1993 के अंदर लागू हुआ है। इस 1993 से हर जगह पर कंटिन्यू पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का तात्पर्य क्या होता है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का क्या तात्पर्य होता है? तो पहले तो इसको आप समझिए, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब होता है राजनीतिक विकेंद्रीकरण, ठीक है दोस्तों। क्या होता है? जो राजनीतिक विकेंद्रीकरण होता है, राजनीतिक विकेंद्रीकरण होता है, विकेंद्रीकरण होता है, ठीक है। अब देखिएगा इसमें आंसर कौन होगा? पंचायती राज की स्थापना, राज्यों के पक्ष में अधिक आर्थिक विकेंद्रीकरण, नौकरशाही संरचना में शक्ति का विकेंद्रीकरण, सरकार के तीनों अंगों में शक्तियों का बंटवारा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका आंसर क्या हो गया? सरकार के तीनों अंगों में शक्तियों का बंटवारा। अब देखिए तीनों अंगों की बात यहां पर किया गया है। 3 अंग कौन कौन से हो गए? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें तीन अंग कौन कौन से हो गए दोस्तों? तो यहां पर जो 3 अंग हैं वो कौन कौन से हैं? पहला हो गया जो आपका हो गया केंद्र, दूसरा हो गया वो हो गया राज्य, और तीसरा हो गया कौन? स्थानीय स्वशासन। ध्यान दीजिएगा, स्थानीय स्वशासन। इन तीनों में क्या है? बांटा गया है उनकी शक्तियों को। क्लियर है दोस्तों? चलिए बहुत बढ़िया। पंचायती राज की स्थापना जो है आप लोगों को पता है, इसको आपके डीपीएसपी के अंदर आर्टिकल 40 के अंदर दिया गया है, अनुच्छेद 40 के अंदर। और महात्मा गांधी ने का स्वप्न भी था कि गांव के विकास में ही देश का विकास छिपा हुआ है दोस्तों। तो ग्राम स्वराज्य की जो उनकी अवधारणा थी वो यहां से परिकल्पित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखते हैं, बहुत बढ़िया। आगे देखो, पंचायत व्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग क्या होता है? उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, ग्राम सभा या संघीय सरकार? बताइए दोस्तों, कमेंट बॉक्स के अंदर जवाब दीजिए। इसका कमेंट बॉक्स के अंदर जवाब दीजिए। आप लोगों को पता है सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा से ही मिलकर के क्या बनती है? पंचायत समिति बनती है। पंचायत समिति बनती है। इसके बाद क्या होता है? जिला पंचायत होता है या जिला पंचायत होता है, ठीक है दोस्तों। फिर जिला पंचायत हो जाता है। जो पंचायत समिति होती है इसे प्रशासनिक समिति भी कहा जाता है। प्रशासनिक समिति भी कहा जाता है दोस्तों, समिति कहा जाता है, ठीक है। चलिए, ये ब्लॉक के स्तर पर बनती है। किस स्तर पर? ब्लॉक स्तर पर इसको स्थापित किया जाता है, और ये जिला स्तर पे होता है। ग्राम सभा सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई है इसका, ठीक। आप लोग देखिए उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो उच्च न्यायालय के विषय में आप सबको पता है, आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय मूल अधिकार का संरक्षक माना जाता है। मूल अधिकार का संरक्षक माना जाता है, ठीक है, संरक्षक होता है। और आप लोगों को यह भी पता होगा जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें आर्टिकल 32 के तहत ये
मूल अधिकारों का संरक्षक माना जाता है। क्लियर है एकदम, बहुत बढ़िया। संघीय सरकार का मतलब क्या होता है? जो केंद्र की सरकार होती है उसे संघीय सरकार कहते हैं दोस्तों। समझ में आ रही बातें ना? अगर बातें समझ में आ रही तो कमेंट बॉक्स में थम्स अप करना ना भूलिएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए और अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाइए और निश्चित रूप से आप क्वेश्चन को देखिए, आपको जरूर इसका फायदा होगा। ठीक है, नोट भी करते जाइएगा, मेरे द्वारा दी गई प्रत्येक इंफॉर्मेशन आप नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायत का वर्णन है? बहुत अच्छा दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसको देख लीजिएगा। किस भाग में वर्णन है? तो भाग 8, भाग 10, भाग 9 और भाग 11 किस में है इसका? तो भाग 9 के अंदर इसका वर्णन किया गया है। किसका? मतलब पंचायत के का वर्णन संविधान में भाग 9 के अंदर है। भाग 9 के अंदर आर्टिकल 243 से लेके 243 अड़ा तक जो है पंचायत की व्यवस्था दी गई है। अच्छा, अब अगर आपसे पूछा जाए कि सर जी भाग 8 में क्या है, तो भाग 8 के अंदर क्या है? संघ तथा राज्य क्षेत्र आते हैं। क्या आते हैं? राज्य क्षेत्र आता है भाग 8 के अंदर दोस्तों। संघ और राज्य क्षेत्र आते हैं किसके अंदर? भाग 8 के अंदर। और अगर अनुच्छेद की मैं बात करूं तो आर्टिकल जो है 239 का के अंदर इसका विवरण दिया गया है। किसके अंदर दिया गया है? आर्टिकल 239 का के अंदर इसका विवरण दिया गया है। चलिए आगे बात कर लेता हूं भाग 10 की दोस्तों। भाग 10 में क्या दिया गया है? तो भाग 10 के अंदर आप लोग इसको पहले क्लियर करिए, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए, आप तुरंत दीजिए जवाब। अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों और अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। प्रशासन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया। ज्यादातर इसके अंतर्गत पूर्वोत्तर के राज्य आते हैं। कौन से आते हैं? पूर्वोत्तर के राज्य आते हैं, जैसे मेघालय, असम, ये सब क्षेत्र आपके इसके अंतर्गत आते हैं। इसका जो वर्णन आपको मिलेगा, ये भाग 10 का जो वर्णन इसका मिलेगा, ये आर्टिकल 244 के अंदर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। कहां पर देखने को मिलेगा? आर्टिकल 244 के अंदर देखने को मिलेगा। चीजें समझ में आ रही हैं दोस्तों? अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स पर जरूर थम्स अप करिएगा दोस्तों। चलिए इसके बाद हम भाग 11 की बात कर लेते हैं। तो भाग 11 के अंदर देखिएगा क्या दिया गया है। भाग 11 के अंदर दिया गया है संघ और राज्य क्षेत्र के बीच संबंध। ठीक है दोस्तों, किसके अंतर्गत है ये अंतर्गत है आपके संघ और राज्य क्षेत्रों के बीच संबंध। ये किस भाग के अंतर्गत आता है? भाग 11 के अंतर्गत आता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं, 9वां क्वेश्चन देखता हूं। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची, कौन सी अनुसूची? 11वीं अनुसूची में उल्लिखित ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्दिष्ट विषयों की संख्या कितनी है? तो पहले ध्यान दीजिए, 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और पूछा गया है इसमें कितना विषयों की संख्या कितनी है? तो इसमें जो विषयों की संख्या है दोस्तों, तो विषयों की संख्या इसमें कितनी है? 29 है। कितना है? 29 विषय है। और अगर पूछ लिया जाए यहीं पे 12वीं अनुसूची के विषय में, तो 12वीं अनुसूची भी इसी टाइम पे जोड़ी गई थी 1992 में, 1993 के आसपास। और यहाँ पर क्या हुआ था? 12वीं अनुसूची जो है, 12वीं अनुसूची में 74वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा? 74वां संविधान संशोधन दोस्तों। ठीक है, और इसके अंतर्गत अगर सब्जेक्ट पूछा जाए तो जो इसके अंतर्गत दिया गया है वो नगर निकाय है। क्या है? नगर निकाय।
नगर निकाय है और इसके अंतर्गत क्या है, पंचायती राज है दोस्तों। ठीक है, कौन सा है, पंचायती राज है। तो नगर निकाय के अंतर्गत कितने विषय आते हैं, तो दोस्तों 18 विषय आते हैं। कितने विषय आ जाएंगे, 18 विषय आते हैं। क्या क्लियर हो रही है इंफॉर्मेशन? अगर अच्छा लग रहा है तो जरूर दोस्तों इसको शेयर करिए अपने दोस्तों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं, आज के अंतिम क्वेश्चन पे चलता हूं। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव एवं मतदाता सूचियों को तैयार करवाने का कार्य कौन करता है? तो देखिएगा दोस्तों, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव एवं मतदाता सूचियों को की तैयारी करवाने का कार्य, मतलब करता नहीं, करवाने का कार्य कौन करता है? तो ये दोस्तों ये है राज्य चुनाव आयोग। कौन होगा, राज्य चुनाव आयोग। और इनको तैयार कौन करता है, पंचायत समिति और जिला परिषद के लोग करते हैं। ठीक है, तो ये रहा आज का अंतिम सवाल। इसके बाद दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा है तो इसी तरह के मैं रोज कंटेंट आपके साथ शेयर करूंगा और निश्चित रूप से एक समय ऐसा आएगा आप पाएंगे कि आपको बेहतर से बेस्ट आपकी तैयारी होगी और कोई भी एग्जाम एक बार में आपका क्रैक हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर मैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कशन करूंगा इसी तरह का एक क्वेश्चन सीरीज लेकर के। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, खेलते रहिए, खाते रहिए और पढ़ते रहिए। दम लगा के पढ़िए, दम लगा के पढ़िए। मैंने कहा ना दोस्तों, जितना मेहनत करेंगे ना उतना ही रंग लाएगा। और मैंने कहा अगर आपको मंजिल तय करनी है, एक निश्चित मंजिल दूरी तक जाना है, तो रास्ते आपको खुद अपने से बनाने होंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और आज आप सभी दोस्तों को आज शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मोत्सव पर आज शिक्षक दिवस मनाया गया और बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। और ऐसे धन्य है ऐसे शिक्षाविद जो कि युगों युगों में जन्म लेते हैं। ठीक है, इसी के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूं और नेक्स्ट क्लास के अंदर आपके साथ फिर मैं मुलाकात करता हूं। तब तक के लिए जय हिंद।